हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 12th ओसीएम के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जब हम बोलते हैं तो वो मैनेजमेंट के सेगमेंट रिलेटेड दो चैप्टर्स आपके सिलेबस में होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के पहले, या आज हमने कल तक एक क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा पिछला जो कल तक का पार्ट है रिवाइज कर लेंगे हमेशा की तरह, और बिना देखे आप आंसर देने की कोशिश जरूर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये देखने की कोशिश की कि मैनेजमेंट क्या है, जिसके अलग अलग दो डेफिनेशन थे। जैसे एक मैरी पार्कर फोलेट वाला था, उनके हिसाब से मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवा के लेना पड़ता है, और उस चीज का जो आर्ट है, वो जो कला है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हमने आगे और देखा था, जैसे हेनरी फ्योल, जिनका हमारे इस सिलेबस में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा, 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने मैनेजमेंट के दिए हैं। उनके हिसाब से मैनेजमेंट करना मतलब टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, ये सारी चीजें करना मतलब मैनेजमेंट होता है। साथ ही साथ में हमने बेसिक में देखा कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है, हर ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होती है। मैनेजमेंट एक चीज जो है वो गोल ओरिएंटेड होती है, टारगेट हम सेट करते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये बेसिक मैनेजमेंट का पार्ट देखा। फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब याद रखना, जब हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल मतलब किसी भी चीज के फंडामेंटल रूल, कि एक बेसिक रूल्स जो उस चीज के लिए बोलो या उस सब्जेक्ट के लिए बोलो वो होते हैं, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट करते वक्त ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होते गया, तो जैसे जैसे बिजनेस बड़े स्केल पे गया, ये चीजें रिक्वायर्ड रही। और अलग अलग एक्सपर्ट, जैसे हमारे सिलेबस में एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल है, ऐसे और भी बहुत सारे, ये अलग अलग एक्सपर्ट्स ये मैनेजमेंट थ्योरीज को सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट करते, याद रखना, एक्सपेरिमेंट करना, उसको प्रैक्टिस करना, और फिर वो अपना प्रिंसिपल, अपना रूल बोलते हैं। अब सीधी बात है, जब ये रूल्स के इफेक्ट दिखने लगते हैं, हमने देखा है कि वो इंटेंजिबल है बट उसके इफेक्ट दिखते हैं, तो जैसे जैसे इफेक्ट देखे जाते हैं, उसके साथ साथ, उन इफेक्ट्स के साथ साथ फिर लोगों में उन प्रिंसिपल्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जैसे अकाउंटिंग की भी अगर हम आज बात करें, तो आज हमारे पास पता है अकाउंट के सारे बेसिक रूल्स क्या है, बट वो एक दिन में डेवलप नहीं हुए, धीरे धीरे हुए कि कैसे वो बेटर बनता गया। सेम वे मैनेजमेंट के साथ भी ये चीजें होती रहती है, इसीलिए हम उसको इवोल्यूशनरी ऐसा भी बोलते हैं। अब एक डाउट जो यूजुअली मुझे कल 2-3 स्टूडेंट ने पूछा फर्स्ट सेशन के बाद स्पेसिफिकली, दैट कि सर ये प्रिंसिपल्स मतलब रूल है, तो क्या ये लीगल रूल है कि किसी लॉ में लिखे? याद रखना, जब हम एज अ सब्जेक्ट बेसिक प्रिंसिपल देख रहे हैं, वो रूल और जो लॉ में दिया हुआ रूल, ये दोनों को कंपेयर करते तो अलग अलग चीजें हैं। लॉ में दिया हुआ रूल कंपल्सन होता है, आपको वो उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे लॉ में लिखे हैं। ये जनरल गाइडलाइंस है। अगर आपको नेचर और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट याद होगा, तो उसमें हमने देखा जनरल गाइडलाइन कि अलग अलग एक्सपर्ट ने अपनी थेरीज दे दी, उनको प्रूव कर दिया। अब तुमको एक्सेप्ट करना नहीं करना तुम देखो। अगर तुम ये प्रिंसिपल सही तरीके से फॉलो करोगे तो तुम्हारे मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता जाएगा और तुम्हारे गोल्स अचीव होंगे। तुमको नहीं करने हैं, मत करो। कोई तुम्हारे पीछे ऐसा बंदूक लेके नहीं खड़ा रहेगा, नहीं ये तुमको तो ये प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ेगा, हम तो मानेंगे ही नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। इट्स नॉट अ लीगल रूल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लीगल रूल एंड जनरल गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस है, ये कोई लीगल किसी लॉ में लिखा हुआ रूल नहीं है। तो सिंपल है, तुमको लगता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम आगे जाओगे, आप आज की डेट में एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हो, आगे जाके अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हो या किसी जगह एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, बड़े स्केल पे काम करते हो, और आपको लगता है कि ये सिचुएशन में ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, तो आप करो, उसके इफेक्ट देखो, फायदा मिल गया, अच्छी बात है। सो इस तरीके से ये प्रिंसिपल्स का हमने डिस्कशन किया। अब इन प्रिंसिपल्स में पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर। और आई होप आपको याद होगा, हमने ये डिस्कस किया है अच्छे से। तो कल हमने बहुत बार उसको रिवाइज भी किया था, 10 पॉइंट्स थे और उसके लिए एक मेमोरी टेक्निक था। स्क्रीन पे जरूर आएगा मेमोरी टेक्निक, बट उसके पहले आप खुद याद करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन के लिए क्या मेमोरी टेक्निक देखा था? एफबी एंड इंस्टा जी। आई होप याद होगा, इंस्टा जी रिस्पेक्ट के साथ। सो एफबी एंड इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है। एफबी एंड इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, ये हमने मेमोरी टेक्निक देखा था। और उसमें से एक एक कीवर्ड उठा के हमने ये कंप्लीट किया था। जैसे एफ जो पहला था, दैट इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। फिर उसके बाद था बी, बिहेवियरल इन नेचर। फिर आता है आई, इंस्टा का आई, दैट इज फॉर इंटेंजिबल। एफबी इंस्टा जी, जी वाला जो था जनरल गाइडलाइन।
फिर पे, जिसमें पी डबल ई है, तो पहला पी है प्रिंसिपल्स आर डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये वहां तक देखा कि प्रिंसिपल जो है वो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से आते हैं, कोई रैंडमली किसी ने रूल दे दिया ऐसा नहीं है, प्रॉपर टेस्ट करके उनके रिजल्ट्स देख के फिर ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आगे हमने देखा था सेम मेमोरी टेक्निक एफ बी एंड इंस्टा जी पे, पी तक हमने देखा था सिर्फ पहला ई इक्वल इंपॉर्टेंस, सारे के सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई दूसरा कम इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद एक और ई देखा था, दैट इज इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, जो है वो इवोल्यूशनरी है, प्रॉपर रिसर्च डेवलपमेंट से आए हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे, इनका रिसर्च डेवलपमेंट खत्म नहीं होगा, बिकॉज सिचुएशन बदलती है, बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से नई नई मैनेजमेंट थ्योरीज आती रहेंगी। फिर उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर में हमने देखा था इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर। फिर आता है का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, हम देखते हैं स्टडी करते हैं। एंड लास्ट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इन नेचर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो हमने मेमोरी टेक्निक के साथ देखा है। मैंने बोला है आपको ये थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, बट बहुत बहुत यूजफुल रहेगा जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, बिकॉज अल्टीमेटली हमको सीखना तो है, समझना है, याद रख के फिर बाद में लिखना भी पड़ता है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप प्लीज इस चीज का फायदा उठाओ और मेरे साथ ये रिवाइज करते रहना है। लेक्चर्स में भी जब हम कभी सामने मिलेंगे तब भी आपको ये लर्निंग करना ही पड़ता है, अभी भी जब आप ये वीडियो पे भी देख रहे हो तो भी आपको ये लर्न करने चाहिए। दैट सो ये पहला क्वेश्चन था आपका नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका मेमोरी टेक्निक था एफ बी इंस्टा जी पे। ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, एफ फ्लेक्सिबिलिटी, बी बिहेवियरल इन नेचर, इंस्टा इंटेंजिबल, आई दैट इज जी जनरल गाइडलाइन, पी प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ई इक्वल इंपॉर्टेंस, अगेन ई इवोल्यूशनरी, देन उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर, एंड लास्ट पॉइंट नहीं लास्ट नहीं रहा सेकंड लास्ट कॉज एंड इफेक्ट, एंड यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल इन नेचर। तो ये जो सारा पार्ट है ये हमने डिस्कस किया फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ेंगे, सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक और चीज याद रखना, जब हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस का एक और मतलब होता है उसका इंपॉर्टेंस, कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कैसे है, ये हमने पहले क्वेश्चन में देखा। अब ये क्या फायदा हमारा करवाएंगे, कैसे हमें काम आएंगे, ये हमको इस क्वेश्चन में सीखना है। बट इस क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं आपको दो तीन चीजें याद दिलाना चाहूंगा कि प्रिंसिपल्स, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, फिर उसके बाद एफडब्ल्यू टेलर के 6 प्रिंसिपल्स, वो हमको देखने ही है। और वो देखने के साथ साथ मैं आपको एक दो तीन ऑलरेडी हमने वहां पे पूरे डिटेल देखने हैं, बट ऑलरेडी दो तीन हमने डिस्कस किए थे, अगर आपको याद होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल, अगर ये याद रखना, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ये डिस्कस भी किए, थोड़े थोड़े समझाए भी है, आगे भी डिटेल में आएंगे, बट ये इंपॉर्टेंस समझने के लिए आपको ये प्रिंसिपल्स काम आएंगे। और भी नए नए प्रिंसिपल्स आप देखोगे, जैसे एक प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन हमने देखा कि रिवॉर्ड वाला पार्ट, फिर प्रिंसिपल हमने देखा स्पिरिट द कॉर्प्स, अगर आपको याद होगा, स्पिरिट द कॉर्प्स मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी के साथ काम करना, कोऑर्डिनेशन में काम करना, ये सारी चीजें हमने अलग अलग देखी हुई है। और भी कुछ प्रिंसिपल्स के एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल उनका जितना जरूरी डिस्कशन है वो मैं बता दूंगा कि उसका मतलब क्या होता है, और साथ साथ में फिर जब हम एक्चुअली उन प्रिंसिपल्स पे, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पे जाएंगे तो वहां डिटेल भी बताऊंगा। और तब तक इसको अच्छे से याद रखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम पहले नोट्स में ही डिस्कस करेंगे, और नोट्स में पूरा डिस्कस होने के बाद, इसमें 9 पॉइंट्स हैं, ये 9 के 9 पॉइंट्स डिस्कस होने के बाद फिर हम वापस उसकी मेमोरी टेक्निक पे भी आएंगे। लेट्स सी, तो पढ़ने के बाद पूरा जब हो जाएगा, जैसे कल भी हमने देखा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ लिया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, तो ये भी क्वेश्चन हम मेमोरी टेक्निक के थ्रू देखने वाले हैं। सो डोंट वरी, हमारा पहले 2 चैप्टर्स जहां लर्निंग हमको ज्यादा लगती है वहां हम पूरी मेमोरी टेक्निक्स अच्छे से बना के करेंगे, सो दैट आपको ये अच्छे से याद रहे। लेट्स सी, देखते हैं क्या दिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक और चीज भूलनी नहीं है, जितना मैं रोज पढ़ाता हूं उतना साथ में लिखते रहना है। फर्स्ट चैप्टर तक के पार्ट पे हो सकता है कि आपको सॉफ्ट कॉपी पे काम चलाना पड़े, फिर ये पूरे कलर नोट्स सारे चैप्टर का एक ही पूरा बंच बना रहे, इसके लिए ये इन प्रोग्रेस है, और आपको ये डिलीवर जल्दी ही हो जाएगा। डेफिनेटली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको पूरा नोट्स का एक सेट डिलीवर हो जाएगा, और फिर आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। तब तक आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ आपको ग्रुप पे दी जाएगी, उससे आपको थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। जैसे ही नोट्स आ जाएंगे फिर आपके पास सामने हार्ड कॉपी रहेगी, और जो हर लेक्चर में आपको यूजफुल भी रहेगी। सी
As we have discussed the nature of principles of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. तो एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह एप्लीकेबल है, हर ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल है. इससे कौन सा पॉइंट याद आता है? सी, क्वेश्चन में क्रॉस कनेक्शन बहुत रहेगा. अब जैसे हमने नेचर देखा तो इंपॉर्टेंस में इसके बहुत कनेक्टेड पॉइंट्स आएंगे. आगे प्रिंसिपल्स के भी एग्जांपल यहां आ रहे, तो क्वेश्चन में आपस में कनेक्टिविटी बहुत रहेगी और ये अच्छी बात है. ये क्रॉस कनेक्टिविटी के थ्रू है ना, लर्निंग बेटर हो जाता है. तो हर जगह एप्लीकेबल है, इसको हम क्या बोलते हैं? अब तक तो मतलब आप याद कर चुके होंगे, होशियार हो उतने. एप्लीकेबल एवरीवेयर मतलब यूनिवर्सल इन नेचर. सी, दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग. रिकरिंग मतलब बार बार आते हैं. तो नॉर्मली बिजनेस में जो बार बार आने वाले प्रॉब्लम रहते हैं कि घूम फिर के जो सिचुएशंस आती है, उनको हैंडल करने के लिए ये प्रिंसिपल्स दो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं कि ये लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो ऐसा करो. तो ये प्रिंसिपल जो है वो आपके लिए काइंड ऑफ रेडीमेड सॉल्यूशन है. आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, अच्छा हो, इसके लिए रेडी सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, ये प्रिंसिपल्स. दे आर गाइडिंग, गाइडलाइन याद रखना. आई होप आपको याद होगा गाइडलाइन, राइट? ये बेसिक गाइडलाइन होती है मैनेजर्स के लिए. They are guiding the manager, so it is important for every manager to know them. In every type of organization or in group activity, one needs to apply the principle according to nature, size and requirement of organization. जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हमें अप्लाई करना पड़ता है. These principles are tested and practiced worldwide from many years. Therefore, it is important to study the significance or importance of management principle with the help of following facts. तो ये फॉलो भी होते हैं, ये इफेक्टिव भी है. आज नहीं, मतलब जब हम हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर की थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो 19th सेंचुरी के शुरू में उन्होंने ये दिए थे, राइट? तो और तभी से 20th सेंचुरी रादर 1905 1915 के आसपास उनके अलग अलग बुक्स आए जिसमें ये दिया है. 100 साल पहले ये बनाई हुई थेरीज है, इतने सालों से वो प्रूव हो रही है, इतने सालों से काम में आ रही है, इसीलिए आपको सिलेबस में दी है. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, दुनिया भर के सिलेबस में, या स्टेट बोर्ड ही है ऐसा नहीं, सीबीएसई देखो, दुनिया भर के सिलेबस में ये थेरीज को रिकॉग्नाइज किया गया बिकॉज वो एक्चुअली प्रैक्टिकली हेल्पफुल है. तो उनका सिग्निफिकेंस बेसिकली हम देखेंगे. सी, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स. तो मैनेजमेंट जब ये प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं तो उनको इंसाइट, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, जो चीज वो करना अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में. ठीक, पढ़ेंगे. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को समझो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वो क्या है, कैसी है, क्या काम करती है, इसके बारे में हेल्प करेंगे. ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना अच्छे से पता रहेगा उतना अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओगे. The study of principle helps to improve the understanding of situations and problem. Situation सेम नहीं होती है, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्रिंसिपल्स की मदद से समझे जा सकते हैं. It further helps the manager to find out the solutions and the problem to and handle the situation. तो ये अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना और उसके हिसाब से फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है. अब याद रखना, जैसे इवन मतलब जैसे अभी मैंने भी ये 2-3 बार बोला कि अलग अलग सिचुएशन में हमको अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा. तो ये थोड़ा सा, और इसके बारे में भी 1-2 डाउट पूछे गए कि सर से कैसे सिचुएशंस अलग होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम देखेंगे और फिर उसके बाद एक प्रॉपर टेक्निकल एग्जांपल भी देखेंगे. लेट्स सी. तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम सिचुएशन देखने की कोशिश करें कि कैसे बदलती हुई सिचुएशन के साथ ये पार्ट होता है. तो ऐसा है कि बेसिकली आजकल इंस्टाग्राम की जनरेशन है वगैरह एक्सेट्रा, या मीम्स काफी ज्यादा चलते हैं, तो मीम्स में काफी लोग क्रिएटिव हो जाते हैं. तो अलग अलग टाइम पे स्टूडेंट्स ने अलग अलग हमको मतलब टैग कर करके ये मीम्स वगैरह बनाए हुए हैं. तो मेरे ही एग्जांपल के ऊपर जो उन्होंने एक मीम बनाया है, मैं उसको एज एन एग्जांपल आपको प्रेजेंट करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे ये सिचुएशंस के लिए अलग हो सकता है. सी, और ये तभी बना था जब हम ऑनलाइन सिचुएशंस में आए थे. मैं थोड़ा बता दूं कि ऑफलाइन जब ये बैचेस होती है तो मैं रिविजन्स, होमवर्क, टेस्ट, इनके लिए काफी सीरियस होता हूं और मैं उसको काफी कंपलसरी ही रखता हूं कि आपको दिया हुआ होमवर्क जो बोला है कि रोज का रोज लिखना है, ये चेक होगा. उसमें अगर शॉर्टकट रहा तो फिर से पूरा लिखना पड़ेगा. और आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ऑलरेडी अपने सीनियर से कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मैं उतना सीरियस रहूंगा और उतना स्ट्रिक्ट रहूंगा. और ये बैकग्राउंड इसलिए आपको धमकी देने के लिए नहीं बोला है. आप
को अगर उस चीज की धमकी लगी होगी तो ठीक है, बट ये समझाने के लिए कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बनाया है। सी, बदलती हुई सिचुएशन का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। सो मीम के 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में उन्होंने बोला था कि पदम सर का लेक्चर है, तो जैसे मेरा लेक्चर है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हूं, बार बार बोलते रहता हूं या थोड़ा कभी कभी डांटता हूं, तो इसके लिए पैनिक होना। नाउ अब देखो क्या है, इट्स ऑनलाइन, क्योंकि पिछले साल ये कोविड पैंडेमिक जब से आया तब से लेक्चर्स ऑनलाइन हो गए। तो देखो ये सिचुएशन बेचारे की काम हो गई। स्पेलिंग सही नहीं है बट ठीक है, जो जैसा उन्होंने मीम बनाया था उसका ही स्क्रीनशॉट मैंने लाया है। सो सी, सिचुएशन बदल गई। अब बदलती हुई सिचुएशन के साथ जो काम करने वाला या जो भी पर्सन उसका पार्ट है उसके रिएक्शंस भी बदलते हैं। तो पहले पैनिक सिचुएशन थी, काम सिचुएशन है। फिर से एक और पार्ट उसमें जोड़ा है उन्होंने, दैट सर गिविंग होमवर्क एंड विल चेक इट। जैसे अभी आपको दिया है, होमवर्क दिया है और चेक भी करूंगा, सो फिर से पैनिक। सो मुद्दा यह है, आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पॉइंट यह है कि जैसे सिचुएशन बदलती है, बदलती हुई सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और यही चीजें प्रिंसिपल्स में बहुत अच्छे से कवर की है कि अलग अलग बदलती सिचुएशंस के लिए आप सही सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हो। और ये रेडीमेड है, ऑलरेडी उन्होंने ये प्रिंसिपल बना के रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट को इनसाइट मिलेगा, प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन अवेयरनेस मिलेगी। इवन अब जैसे ये थोड़ा सा फनी या मीम बेस्ड एग्जांपल जो मैंने दिया, उसके अलावा अगर मैं एक और प्रिंसिपल बोलूं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर था, या सॉरी डिवीजन ऑफ वर्क था, या एक और चीज मैंने आपको बोली फेयर रेम्युनरेशन वाला एक पॉइंट हमने देखा। उसी तरीके से एक और प्रिंसिपल होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हम देखेंगे, वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन बेसिकली कि एक सिंगल पर्सन या लिमिटेड लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल होना, दैट अल्टीमेट कंट्रोल किसी एक पर्सन या लिमिटेड ग्रुप के हाथ में होना हर चीज का, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब ये अथॉरिटी जो है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, दूसरों को दिया जाता है कि तुम भी डिसीजन ले सकते हो, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब याद रखना, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पे काम करती है, स्मॉल स्केल पे, तो उसके लिए सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल है कि एक अकेला पर्सन लेगा, जैसे हम सोल ट्रेडिंग वगैरह की बात करते हैं कि एक अकेला पर्सन सारे डिसीजन लेगा। बट लार्ज स्केल के लिए सूटेबल नहीं है। लार्ज स्केल के लिए सिर्फ सेंट्रलाइजेशन काम नहीं आएगा, दोनों का यूज लगेगा। याद रखना, लार्ज स्केल है मतलब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अथॉरिटी, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऐसा एक वर्ड होता है, मतलब अपनी पावर किसी और को देना। तो टॉप मैनेजमेंट अपनी सारी पावर पूरी सारे एम्प्लॉयज को दे देंगे और कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी डिसीजन लेगा, इतना बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। रादर इन सब का, इन दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन यूज होगा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का, स्पेशली इन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे होगा? अगर बहुत बड़े डिसीजन लेने, बहुत इंपॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो वो सेंट्रलाइजेशन पे रखा जाएगा कि टॉप मैनेजमेंट ही उसके डिसीजन लेंगे। और अगर जो रूटीन वर्क है, डे टू डे रूटीन वर्क जो है, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन रखा जाएगा कि टॉप मैनेजमेंट अपने अंडर डिपार्टमेंटल हेड अपॉइंट करेगा कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, उनको बोलेगा कि प्रोडक्शन का काम तुम देख लो, वो आगे और अपने जूनियर्स को थोड़ी अथॉरिटी दे देंगे। तो रूटीन और रेगुलर काम के लिए डिसेंट्रलाइजेशन और इंपॉर्टेंट काम के लिए सेंट्रलाइजेशन। सी, जैसी सिचुएशन वैसा सॉल्यूशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, सेंट्रलाइजेशन से काम चला लो, बड़ी है तो दोनों का यूज करो। फिर कौन सी सिचुएशन में किसका यूज, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत जरूरी डिसीजंस है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट यूजुअली लेगा। अगर रूटीन डिसीजंस है तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे और जूनियर्स को वो अथॉरिटी देंगे। सी, लाइक दिस। तो जैसी सिचुएशन उसके हिसाब से आपको ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन देते हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सी, आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यहां तक हमने पढ़ा था हैंडल सॉल्यूशंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज हेल्पिंग द मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशंस। तो अलग अलग सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे डिसीजन लेना है, इसके बारे में ये प्रिंसिपल्स आपको गाइड करेंगे।
This type of timely guidance reduces the wastage of resources and the goals can be achieved in appropriate manner. क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑलरेडी डेवलप है, आपको खुद ढूंढने नहीं है। मतलब आप जब मैनेजमेंट करने जा रहे हो तो आपको खुद नई थ्योरी ढूंढनी नहीं है, नया प्रिंसिपल नहीं ढूंढना, बना बनाया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आपका टाइम बचता है, आप इमीडिएटली डिसीजन ले पाओगे, जिससे आपके रिसोर्सेस का यूज भी प्रॉपर होगा और आप टारगेट्स अच्छे से अचीव कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये इसको इफिशिएंट यूटिलाइजेशन बोल सकते हैं। इवन इफिशिएंट या उसी का एक और वर्ड यूज होता है, यूजुअली इकोनॉमिक्स में भी ये वर्ड क्रॉस होगा आपको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब ही कि रिसोर्सेस, अब जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, इवन बाकी रिसोर्सेस में मशीन, मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेस पे पैसा लगता है, खर्चा होता है। आपको लिए लेबर पैसा लेके काम करता है, मटेरियल के लिए पैसे देने पड़ते हैं, मशीन के लिए, मशीनों को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगते हैं। मतलब हर जगह आपको खर्चा लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, और इसी वजह से ये रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होने चाहिए, इनका इफिशिएंट यूज हो, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सी, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर यूज्ड, फिजिकल रिसोर्सेस। तो फिजिकल रिसोर्सेस में जैसे मटेरियल, मशीन, मनी एक्सेट्रा, एंड ह्यूमन रिसोर्सेस दैट इज मैन पावर। The basic function of management is to make proper balance between these resources by putting them into optimum use and control on wastage of resources. तो ये सारे resources को properly coordinate करो, use करो, wastage नहीं चाहिए। While maintaining discipline and healthy working environment, management always uses techniques and principles. तो यहाँ पे एक और चीज आती है आपकी discipline। ये भी एक और प्रिंसिपल है, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क या रेमुनरेशन वाला पार्ट था, या अभी सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन देखा, वैसे ही होता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, कि आपको डिसिप्लिन भी रखना है, कि लेबर को टाइमिंग के बारे में हो या उनकी इफिशिएंसी के बारे में डिसिप्लिन रखना है, ताकि वेस्टेज ना हो। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। कॉर्डियल मीन्स हेल्दी, प्रॉपर रिलेशन, सपोर्टिव, which increases the efficiency level of employees and also affect the effective administration. For example, use of standard tools and machinery helps in increasing quality or productivity as well as increasing level of efficiency of human resource. तो standard tools and machinery use करो। standard tools and machinery मतलब ऐसा है कि सब standard machinery use नहीं करनी है, सही तरीके से machines का use करो, proper quality के machines रखो, और cordial मतलब management और employees के बीच में proper communication होना चाहिए, अगर कोई problems है तो उनके बारे में proper discussion होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको प्रिंसिपल से आती है, याद रखना। जब हम एक एक प्रिंसिपल देखेंगे, वहां ये सारे बेनिफिट्स आपको दिखेंगे कि कैसे ये मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, जिससे फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम या इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। फिर थर्ड पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। नाउ जब हम बात करते हैं डिसीजन कोई भी साइंटिफिक होना, मतलब ऐसा है कि कोई भी डिसीजन एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, कि सडनली उठ के कोई भी डिसीजन लिया, ऐसा नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चीज आती है आपके सामने, कोई भी डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले उसको थरोली एनालाइज करो। तो उस सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करो, उसका एनालिसिस करो कि सपोज अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, सपोज आप अपना बिजनेस चलाते वक्त कोई इशू आया, क्या आया, तो वो प्रॉब्लम क्यों आया, क्या उसका अल्टीमेट कॉज है, फिर उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर ये सब करने के लिए क्या पॉसिबल अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, ये सारे स्टेप से जाओ। तो प्रॉब्लम ढूंढो, उसका रीजन ढूंढो, पॉसिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढो, सब सारे सॉल्यूशंस को कंपेयर करो, बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करो, फिर उस पे ध्यान भी रखो कि जैसा हमने सोचा था वैसा वो सॉल्यूशन काम कर रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए ये प्रिंसिपल्स आपको हेल्प करते हैं। भूलना मत, क्वेश्चन हमारा चल रहा है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये साइंटिफिक सही तरीके से डिसीजन लेने में आपको मदद करते हैं। In business organization, a scientific decision means systematic और balanced decision। तो ऐसा नहीं कि सडनली उठ के डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं, सोच समझ के लिया। Principal train the manager to handle critical situation tactfully. Otherwise, the managers have to work always with the trial and error method. तो उनको क्या है, अगर ये प्रिंसिपल नहीं होते, ये रेडी रूल्स, ये रेडी प्रिंसिपल नहीं होते, तो मैनेजर्स को ट्रायल करना पड़ता कि ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, फिर अगर वो सही नहीं होता तो गलती हो जाती। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मतलब ऐसा है कि हर बार नई कोशिश करो, फिर फेल हुआ तो फिर दूसरा ट्राई करो, फिर फेल हुआ तीसरा ट्राई करो, जब तक सक्सेसफुल नहीं होते। ये अदरवाइज होता था बिना इन प्रिंसिपल्स के। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हमारे पास है,
मैनेजर्स को ट्रायल एरर करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इन प्रिंसिपल्स की मदद से सही और बेटर साइंटिफिक डिसीजंस ले सकते हैं. With the use of various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative option and their results. तो ये प्रिंसिपल्स की मदद से हम साइंटिफिक डिसीजंस ले सकते हैं. तो ध्यान रखना, क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. पहला, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, मैनेजमेंट को प्रॉपर अवेयरनेस रहेगा. सेकेंड, हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एंड थर्ड, साइंटिफिक डिसीजंस. फिर आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर से एक बार हम उसी टॉपिक को टच करेंगे. रादर इस साल हमको एक पूरा चैप्टर भी 12th OCM में ही देखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में आई होप आपको याद होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट या पैसा कमाने से रिलेटेड रहेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रहेंगे. तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करवाते हैं. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट वाले टारगेट, नॉन प्रॉफिट वाले टारगेट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टारगेट भी आप ये प्रिंसिपल से पूरे कर सकते हो. और इवेंचुअली जब हम 6 चैप्टर देखेंगे तो आप समझोगे, ये रियलाइज करोगे प्रैक्टिकली कि जो बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने पे काम फोकस करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता, वो आगे नहीं जा सकता. जब बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करता है तभी जाके उसके एम्प्लॉय, उसके शेयर होल्डर्स, उसके कस्टमर्स, क्रेडिटर्स उसको लॉयल रहते हैं और बार बार फिर उसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं या अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय वहां काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है. सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They are not developed only from viewpoint of handling the resources effectively, but they guide the management in understanding social responsibility of organization, so that they can focus on providing quality products at reasonable price. जो जब आप प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट विथ रीजनेबल प्राइस देते हो तो कस्टमर्स के लिए आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हो. याद रखना, हमारा पूरा चैप्टर आएगा जिसपे हमको अलग अलग सेगमेंट जो है सोसाइटी के, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी. जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स customer, social responsibility towards employee, social responsibility towards government, social responsibilities towards owner, shareholder. तो ये सारे अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज है जिनके लिए हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी. तो जब आप अच्छे प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे देते हो तो कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होती है. अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट. फेयर कंपटीशन रखना. मोनोपोली क्रिएट करना मतलब अपना ही मोनोपोली मार्केट के बारे में हम इकोनॉमिक्स में भी सीखेंगे कि जहां पे एक अकेला सेलर डोमिनेट करने लग जाता है और बहुत ज्यादा हेवी प्राइसिंग करता है. तो ऐसा नहीं करना है, ऐसी चीजें अवॉइड करनी है. फेयर रेमुनरेशन. अब ये फेयर रेमुनरेशन एम्प्लॉइज के लिए जरूरी है. चेंज इन इन्वायरमेंट का ध्यान रखना. हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी. तो जो सोसाइटी के अलग अलग पार्ट है, मैं आपको वापस याद दिला देता हूं या यहां लिखवा देता हूं. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस की, वो अलग अलग पार्टीज के लिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, ये एक पार्टी नहीं है, सिर्फ कस्टमर्स है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है. ये सारे अलग अलग लोग हैं जिनके लिए बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये सब करने में आपकी हेल्प करेंगे. तो ये एक और एडवांटेज, एक और फायदा है प्रिंसिपल्स का कि इनके थ्रू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट बेटर फुलफिल कर पाएगा. देन अगला, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D. अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा था कि इवोल्यूशनरी होते हैं, बदलती हुई सिचुएशंस के साथ इवॉल्व होते हैं और उनपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है. इवन अगर आपको याद होगा, P वाला जो पार्ट देखा था हमने FB एंड इंस्टा जी पे, उसमें से P वाला जो पार्ट था, करो याद, क्या था? प्रिंसिपल्स आर डेवलप बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. तो उस पर कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंट होता है, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, इवोल्यूशनरी होता है और इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट होता है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल्स. क्योंकि प्रिंसिपल्स खुद इवोल्यूशनरी है, एक्सपेरिमेंट से बनते हैं. तो नई नई सिचुएशन में नए नए एक्सपेरिमेंट होंगे और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट होगा. सी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक दैट एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. Their nature goes on changing along with the changes in business world.
तो बिजनेस में जैसे चेंजेस होंगे वैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी बदलेंगे. ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड. इट इनेबल्स द मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन देम. कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट होगी. मैनेजमेंट अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली. तो सिंपल सी बात, अगर हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बात करते हैं तो हर बिजनेस में डे बाय डे नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. तो क्योंकि मैनेजमेंट अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको इनकॉर्पोरेट करता है. These guidelines help management to make comparison of use principles with the expected outcome. If needed, management can modify the principle according to situation, as the management is having freedom to take the decision at their own. This training helps in developing scientific approach towards the research and development and growth and development of organization. For example, R&D, research and development, वो ऐसा है R space and D. Department always work on finding new techniques in the field of production, finance, marketing, human resource. तो हमेशा कुछ ना कुछ नया आते रहता है, तो इससे इनोवेशन प्रमोट होता है. याद रखना, बिना इनोवेशन के कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली चलना पॉसिबल नहीं है. तो आपको अगर बिजनेस सक्सेसफुल चलाना है तो इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज को प्रमोट करना पड़ता है, और उस क्रिएटिविटी के साथ ही, याद रखना, उस क्रिएटिविटी के साथ ही मैनेजमेंट आगे बढ़ता है. इसीलिए हम उसको बोलते हैं दैट एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो अगर ये बात याद रखना, जैसे सोशल मीडिया वगैरह की हम बात करते हैं तो पहले उतना उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है. फिर से एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि क्रिएटिविटी रिलेटेड एग्जांपल क्या होता है, तो यूजुअली जब हम क्लास में बैठते हैं तो मेरा ये प्रेफरेंस या सेंटेंस रहता था हमेशा कि सीधे बैठना है ताकि आप सो नहीं. थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं तकलीफ समझ सकता हूँ, सुनने वाले की भी, सुनाने वाले की भी तकलीफ हो सकती है. तो ऐसा है कि बैठे बैठे या ऐसे लूज होके बैठे तो नींद आ जाती है, तो वो ना हो इसके लिए फिर मैं यूजुअली हमेशा बोलता था सीधे बैठो. तो उस पे भी किसी ने मीम बनाया था दैट डियर पदम सर डोंट वरी, वी ऑल विल सिट स्ट्रेट एंड वॉच योर लेक्चर्स. तो हमारे लेक्चर, हम आपके वीडियो लेक्चर भी वैसे देखेंगे. अगेन कीपिंग असाइड अ फन पार्ट, मुद्दा ये है कि क्रिएटिविटी, अब आप आज की डेट में अगर देखोगे, जैसे ये एक मीम है, तो मीम इंडस्ट्री अलग लेवल पे हाइट कर रहा है. मतलब हर बिजनेस, हर डिसीजन, मतलब हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इंस्टाग्राम पे उनके रील्स हो, वो फेमस हो, या अलग अलग जगह वो प्रमोट किया जाए. इवन अगर आप इंस्टाग्राम पे जो रील्स हम देखते हैं, या रील बोलो या स्टोरीज होती है, तो आप देखना आपके फ्रेंड्स जो भी होते हैं जिनको आप फॉलो करते हो उनकी स्टोरीज आपको दिखती है. बट ये स्टोरी के बीच बीच में अलग अलग प्रोडक्ट्स की स्टोरी भी आती है. इंस्टाग्राम उनको प्रमोट करता है. मुद्दा ये है कि ये सिचुएशन बदली. आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी को नहीं पता था, किसी को कोई लेना देना नहीं था. फिर जैसे जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, फेसबुक बढ़ा, व्हाट्सएप हुआ, फिर उसके बाद अभी इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया. ट्विटर भी बहुत सालों से है, बट अभी ये रिसेंट पिछले 10-15 सालों में काफी उसकी डेवलपमेंट हुई. मतलब ऐसा होता है कि प्रॉपर जो ट्विटर पेज चलाने वाले बड़े बड़े पेजेस चलाते हैं, या इंस्टाग्राम पे बहुत जिनके फेमस पेज होते हैं, कंपनीज उनको एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा देती है कि आप हमारी कंपनी का मीम बनाओ, डालो, और उसके पैसे देते हैं, या उनसे वो मीम्स बनवा के लेते हैं, रील्स बनवा के लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बनवा के लो, हम पैसे देंगे. तो इवन ऐसे होते हैं बहुत सारे इंस्टाग्राम जो होते हैं, या आप बोलते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करने वाले लोग, वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक फेमस पेज ले लो जिसपे वो अलग अलग मीम डालते हैं, जिसपे 3-4 लाख 5-10 लाख जिसके फॉलोअर है. तो अब 10 लाख फॉलोअर अगर उसके पास है और वो जब स्टोरी डालेगा तो 10 लाख पोटेंशियल लोगों के पास अपना प्रोडक्ट जा सकता है. अब एडवर्टीजमेंट में भी ये नया तरीका आया, पहले नहीं था. पहले टीवी एडवर्टीजमेंट का बेस था 20-25 साल पहले. अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा ट्रेंड, या उसके वो ज्यादा अभी ट्रेंड में है. सो मुद्दा ये है मेरा कि क्रिएटिविटी बोलो या ये नई नई चीजें आती रहती है, और इन चीजों के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है. और इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी इंपॉर्टेंस है जो हमें इन प्रिंसिपल्स की वजह से मिलता है. सो इसीलिए एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. अब मैनेजमेंट फंक्शंस अगर आपको याद हो गए, हमने देखा था जो हेनरी फेयोल वाला डेफिनेशन था, मैनेजमेंट इज डूइंग, रादर मैनेजमेंट करना मतलब इज बेसिकली टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल, टू कमांड, टू डायरेक्ट. तो उसमें से दो फंक्शंस की वो बात करते, कोऑर्डिनेशन, कि सारे रिसोर्सेस, सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड कंट्रोल. ये करने में ये प्रिंसिपल्स आपकी मदद करते हैं. सी पढ़ेंगे. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्किंग इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट. तो अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग जो काम करते हैं उनके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है. बिकॉज अगर ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं रहा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, गोल्स अचीव नहीं होंगे. मतलब अगर एक सिंपल एग्जांपल देखो,
कि सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान कर रहा है कि वो 2 लाख यूनिट बनाएंगे, और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो प्लान बना रहा है कि वो 1 लाख यूनिट्स कैसे बेच सकते हैं, उसके हिसाब से प्राइस डिस्काउंट उन्होंने डिसाइड किया। अब ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया। यूनिट्स बनेंगे 2 लाख और बेचने के लिए एफर्ट, कितने यूनिट बेचने के एफर्ट्स लिए जा रहे हैं 1 लाख, तो ये मिस कोऑर्डिनेशन हो गया। अब इस मिस कोऑर्डिनेशन में वो 1 लाख एक्स्ट्रा यूनिट पड़े रहेंगे, वो बेचे नहीं जाएंगे, या उनको बेचने के लिए और जबरदस्ती डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एम्प्लॉयज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो ये कोऑर्डिनेशन लाने के लिए प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज। कंट्रोल रखना कि जैसे एम्प्लॉयज को जो काम दिया था वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अगर गलत कर रहे तो उसको इंप्रूव कैसे करना है, अच्छा कर रहे तो उसको प्रमोट कैसे करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम व्हाइल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो जितना कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल रहेगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। याद रखना, हम कंट्रोल में भी देखेंगे कि जैसे पहले तो हमने क्या डिसाइड किया था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो प्लान किया था वैसा एक्चुअली होता है या नहीं, कंपेयर करो। मतलब कंट्रोल करना, याद रखना, कंट्रोल करने में बेसिकली कंपैरिजन होता है बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल, कि हमने क्या प्लानिंग की थी और एक्चुअल में क्या हो रहा है, इनको कंपेयर करो और वो कंपेयर करके देखो कि कहीं पे ड्रॉबैक है तो उसको रिमूव कैसे करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, ये सारी चीज। सो ध्यान रखना, क्वेश्चन जो चल रहा है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला सिग्निफिकेंस था प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, सेकेंड हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, थर्ड साइंटिफिक डिसीजन, फोर्थ अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट मतलब रादर अभी के लिए सिक्स्थ हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ये 6 पॉइंट्स याद रखना, टोटल 9 ही पॉइंट्स है। और मेमोरी टेक्निक इसका भी आएगा, तो डोंट वरी, लर्निंग के लिए मेमोरी टेक्निक आएगा, फिर उसके साथ आराम से लर्न हो जाएगा, वो लोड नहीं लेना है, बट समझ लेना है। और प्लीज कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज में तो प्लीज अच्छे से और जरूर पूछ लेना। सी डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो हमारे साइंटिफिक डिसीजन जैसा ही है, कि जैसे हमने देखा था कि किसी भी चीज को प्रॉपरली सोच समझ के फिर डिसीजन लेना, तो वैसा ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखना, मतलब चीजों को अच्छे से समझो और फिर डिसीजन लेना। तो उसके जैसा ही ये सिमिलर पॉइंट है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉज, क्या कारण है ऑफ द प्रॉब्लम्स इन करेक्ट मैनर, एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस ऑन इट। इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ मैनेजर। तो ऐसा है कि मैनेजर्स की इफिशिएंसी बढ़ जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वो उसको ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। नेक्स्ट, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। सी द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फॉर इंस्टेंस द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ओके, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन मेक्स द मैनेजमेंट टू पे द राइट सैलरी एंड अदर इंसेंटिव टू एम्प्लॉयज। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जितना रेम्यूनरेशन फेयर प्रॉपर रहेगा, रिवॉर्ड फॉर वर्क, उतना ज्यादा एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। सीधी बात है, एम्प्लॉय अगर दिन रात आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और आप उसको प्रॉपर सैलरी नहीं देते हो, तो वो जल्द दूसरी कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां भाग जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको वो अपनी मेहनत का उसको कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए। तो जो अच्छा काम करता है उसको प्रॉपर सही रेम्यूनरेशन मिलेगा तो ही वो आपके पास काम करेगा। फिर वो और भी एम्प्लॉयज लेके आएगा, मतलब उसके कांटेक्ट में कोई लोग होंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो वो अच्छे लोगों को यहाँ बुलाएगा कि भाई आओ और हमारे साथ काम करो, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रेम्यूनरेशन देती है। तो ऐसी चीजें कि प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना, उनके इनिशिएटिव को प्रमोट करना, एक और प्रिंसिपल आएगा इनिशिएटिव, कि उनके इनिशिएटिव को प्रमोट करना, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज का मोरल हाई करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ाते हैं, खुद होके अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट रहते हैं, बट हमने उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी चाहिए तब। और ये प्रिंसिपल्स जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन या प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आएगा आगे, तो ये सारे प्रिंसिपल्स के थ्रू एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट कर सकते हैं। Therefore, the employees would put in their best effort to perform the organizational activities. वो अपने बेस्ट एफर्ट देंगे अगर वो प्रॉपरली मोटिवेट रहे तो। नेक्स्ट, आखिरी पार्ट, टीम वर्क, स्पिरिट द कॉर्प्स। मैंने बोला था कि टीम स्पिरिट से काम करना है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, तो ये सब प्रिंसिपल्स की वजह से होगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर इंस्टेंस, the principle of team spirit makes the managers to avoid divide and rule practices in the organization. Team spirit, coordination बढ़ाएगा. Therefore, there can be excellent teamwork between the management and the employees, which in turn helps to generate the
हायर रिजल्ट्स। तो टीम वर्क बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और वो अच्छे से काम करेंगे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर का, दैट इज सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, दूसरा हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तीसरा साइंटिफिक डिसीजंस, फोर्थ अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ encourages research and development, sixth helps to coordinate and control, seventh develops objective approach, eight motivation to employees, nine teamwork। तो ये सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से आते हैं। और याद रखना थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, फिर यहां से आपके आगे दो मेजर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स एंड एफडब्ल्यू टेलर के 6 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो ये यहां से बाद रहेंगे। अभी तक हमने दो क्वेश्चंस देखे। मैं वापस एक बार एक चीज जरूर आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, इस मेमोरी टेक्निक पे हम जाएंगे, ऑब्वियसली हमको पहले मेमोरी टेक्निक भी पढ़नी है, बट मेमोरी टेक्निक में जाने के पहले जो प्रिंसिपल्स हमें आगे आने वाले हैं, जिनके हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, कल नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी देखे, सिग्निफिकेंस में भी हमने अलग अलग देखे, तो मैं उनका एक बार जस्ट आपको ओवरलुक करवाना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले हमने शुरुआत की थी डिवीजन ऑफ वर्क, ये ध्यान रखना जरूरी है, डिवीजन ऑफ वर्क, रेम्यूनरेशन, स्पिरिट द कॉर्प्स, जो टीम स्पिरिट की हमने बात की थी, यूनिटी से काम करना। फिर उसके बाद आज जब पहला एग्जाम्पल लिया था सिचुएशन कैसे बदलते उसके लिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में हम अथॉरिटी देते हैं, मतलब डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, उसकी बात हुई। फिर उसके बाद आगे फिर इनिशिएटिव, ये एक पर्टिकुलर चीज की मैंने बात की कि इनिशिएटिव लेना जरूरी होता है। फिर साइंटिफिक डिसीजन, ट्रायल एंड एरर ना करना, साइंटिफिक डिसीजंस की जो हमने बात की थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आएंगे। तो साइंटिफिक डिसीजंस ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो ये सारे एक्चुअल प्रिंसिपल्स है जो हमें आगे एक एक करके देखने हैं। इन सबको हमने थोड़ा थोड़ा समझा है, आगे जब डिटेल आएंगे तो उनको पूरा हम डिस्कस करेंगे। सो ये सेकेंड क्वेश्चन आपका आज का होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसकी मेमोरी टेक्निक, जैसे कल हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की देखी थी, एफबी एंड इंस्टाजी, एफबी इंस्टाजी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, तो सेम में यहाँ पे भी हम देखेंगे। ओके, ध्यान से सुनना है मेमोरी टेक्निक क्या है और लिख लेना है। पहली बार जब आप देख रहे हो तब लिख लेना है, फिर बिना देखे याद कर लेंगे। सो मेमोरी टेक्निक है, हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। तो इनसाइट एकेडमी आपको ज्ञान देने में हमेशा आगे रहेगी या आपको ज्ञान देने की पूरी कोशिश करेगी। तो इनसाइट एकेडमी के लिए ही हमने एक बना लिया है, सिर्फ उसका इनसाइट का जो स्पेलिंग है वो करेक्ट कर लेना। हमें यूजफुल ये करना पड़ेगा करेक्ट, एक्चुअली यूजफुल कर रहा हूं मैं उसको। हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते, तो ज्ञान मिलेगा अच्छे से मिलेगा, बिना समझाए कोई चीज नहीं होगी। ऑब्वियसली लर्निंग के लिए हम रिवीजन करेंगे ही, एफर्ट लेंगे हर तरीके से। तो अब खुद की मार्केटिंग बहुत होगी, मैंने भी क्रिएटिविटी में मेरी मार्केटिंग करने का एक तरीका ढूंढ लिया, दैट हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। नाउ लेट्स सी कि कैसे ये मेमोरी टेक्निक आपके आंसर तक आपको लेके जाएगी। तो हमें जो HUME, हमें इसमें चारों वर्ड्स का पार्ट रहेगा। पहला H, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आप यहाँ ऑप्टिमम की जगह इफिशिएंट ऐसा भी लिख सकते हो, हेल्पफुल इन ऑप्टिमम और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर यू पे हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है जो मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स के थ्रू समझ में आती है। फिर होता है M, मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, फेयर रेम्यूनरेशन, इनिशिएटिव, ऐसे सारे प्रिंसिपल्स। फिर E, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनकरेज होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से। तो याद रखना मेमोरी टेक्निक क्या है, हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। 9 पॉइंट्स हैं, 9 में से पहले 4 पॉइंट्स फर्स्ट वर्ड में ही हो जाते हैं हमें, उसमें H सबसे पहला जो हमने देखा था हेल्पफुल इन ऑप्टिमम और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, U अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, M मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, E इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे, हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। तो अब तो आप समझ चुके होंगे जब मैं बोलता हूं यूजफुल इनसाइट में प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स, जो पहला ही पॉइंट हमने देखा था, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। फिर पे हाई स्टैंडर्ड, अगेन H आया, सो हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में काम आता है। स्टैंडर्ड का S जो है वो है साइंटिफिक डिसीजंस लेने में मदद करेगा। फिर ज्ञान देते हैं,
तो ये डीई एंड टीई याद रखना, ये डीई देते इसीलिए लिखा है क्योंकि डीई का अलग पार्ट है, टीई का अलग है। डीई इज डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड टीई इज टीम स्पिरिट। तो ये आपकी सेकंड मेमोरी टेक्निक है, मेरे साथ लर्न करनी है, बिना देखे कोशिश करनी है। मेमोरी टेक्निक है, क्वेश्चन भी ध्यान रखना मेमोरी टेक्निक का, दैट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका क्वेश्चन है और उसकी मेमोरी टेक्निक है हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। तो जिसमें से एच मतलब है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यू अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज, ई एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। तो एच जो है उसके लिए हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, स्टैंडर्ड का एस जो है साइंटिफिक डिसीजन, ज्ञान देते हैं डीई, टी डेवलप ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड लास्ट टी इज टीम वर्क। सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। आई होप आपको याद होगा कि इसके पहले भी हमने एक और क्वेश्चन देखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, याद रखना, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दो क्वेश्चंस हमने देखे हैं। अभी हम स्क्रीन से बाहर जाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये आता हो, नहीं आता है तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है। पहला क्वेश्चन था हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका क्वेश्चन था पहला और इसका मेमोरी टेक्निक था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही लिखने पे फोर्स कर रहा हूं, मैं भी आपके साथ लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। तो इसका मेमोरी टेक्निक जो था FB इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज, ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, हिंदी में लिख देते हैं यूनिवर्सल होता है। सो FB इंस्टा जी पे ह्यूमन बिहेवियर का कॉज यूनिवर्सल होता है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। F फ्लेक्सिबिलिटी, B बिहेवियरल नेचर, इंस्टा इंटेंजिबल, G जनरल गाइडलाइन, P पहला P जो है उसमें प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, E इक्वल इंपॉर्टेंस, अगेन E इवोल्यूशनरी, ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन बिहेवियर का कॉज एंड इफेक्ट, यूनिवर्सल इन नेचर। और जो सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा आज का वो है सिग्निफिकेंस, या उसी को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस। एग्जाम में अगर इंपॉर्टेंस आया तो ये बोलना मत कि सिखाया नहीं हमको। सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसकी मेमोरी टेक्निक थी आपकी, दिस MT इज फॉर मेमोरी टेक्निक। क्या मेमोरी टेक्निक देखा हमें क्या मेमोरी टेक्निक देखा हमने, तो शुरुआत कहां से है, हमें यूजफुल इनसाइट पे हाई स्टैंडर्ड ज्ञान देते हैं। तो जिसमें हमें H जो है, पहला H जो है हेल्पफुल इन ऑप्टिमम और इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, U अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, M मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज, E एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद यूजफुल इनसाइट प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स पे हाई स्टैंडर्ड, H हेल्प्स इन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, स्टैंडर्ड का S साइंटिफिक डिसीजन, ज्ञान देते हैं DE डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड TE टीम वर्क। तो प्लीज ये आंसर्स मेरे साथ रिवाइज करते ही रहना है, आपको अच्छे से आंसर देके ही ये काम चलेगा। तो ये आज का सेकंड क्वेश्चन, इस लेक्चर का हम खत्म करेंगे। कल हम मैनेजमेंट थ्योरीज का पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं एक पहला जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है, उसके लिए हमको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है ये सारे प्रिंसिपल्स देखने के लिए। सो अभी के लिए इस सेशन के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी का अगले सेशन। थैंक यू।